हेलो, वेलकम टू सीआरएन। आज 27 जुलाई है। इस चैनल पे मैं न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। जैसे आप किसी भी कंपटीशन में आप देखोगे कि 100 क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होते हैं और 80 to 85% क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रिलेटेड ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं। तो इस चैनल में मैं दोनों कवर करता हूँ, करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि आपकी तैयारी दोनों होती रहे। और ये इसमें एक साथ साथ मैं एक सलाह दूंगा कि आप प्रतिदिन एक न्यूज़पेपर कम से कम पढ़ें। और यदि आप ट्रेडिशनल क्वेश्चन को करंट अफेयर से रिलेट करते हो तो इसके दो फायदे होते हैं। एक तो क्या होते हैं, करंट अफेयर्स आपको अच्छी तरह याद हो जाते हैं क्योंकि आप ट्रेडिशनल क्वेश्चन के साथ को रिलेट करते हो और आप न्यूज़ को एनालाइज कर पाते हो। तो आइए चलते हैं आज के पहला सवाल की तरफ। भारत अपनी भूमि सीमाओं को कितने देशों के साथ साझा करता है? इंडिया का जो बॉर्डर है तो वो कितने कंट्री के साथ उसके बॉर्डर शेयर होते हैं, लैंड बॉर्डर। तो ये आज का सवाल है। तो वो है 7। तो इंडिया अपने 7 देशों के साथ लैंड बॉर्डर को शेयर करता है, 7 देशों के साथ अपने सीमाओं को साझा करता है। अभी एक क्वेश्चन कहाँ से आया था कि अभी हाल फिलहाल में जो इंडिया में एमएच है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, वो करीब करीब 200 चाइनीज प्रपोजल्स को अपने वेटिंग के लिए मंगाया हुआ है। तो वेटिंग इसलिए कि जो एफडीआई होते हैं, एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो इंडिया में दो तरह से आते हैं। एक तो होता है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा होता है अप्रूवल रूट। तो अप्रूवल रूट में उन चीज़ों को रखा जाता है जो एक सिक्योरिटी से सेंसिटिव मैटर होते हैं, उनको अप्रूवल रूट के थ्रू लाया जाता है। तो इंडिया ने अभी जो कोविड-19 के प्रॉब्लम हुए तो शेयर मार्केट के जो काफ़ी प्राइस गिर गए थे, तो कुछ चाइनीज कंपनी ने क्या किया था कि लो प्राइस पे बहुत से सारे शेयर खरीदना स्टार्ट कर दिया था ताकि इंडियन कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्टेक को ले पाए। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगाया, एक एफडीआई पॉलिसी में एक चेंजेस लाया कि इंडिया के बॉर्डर के साथ लगते हुए जितनी भी कंट्री हैं उधर से कोई भी इन्वेस्टमेंट आता है तो वह ऑटोमेटिक रूट ना होकर अप्रूवल रूट के थ्रू जाएगा। मतलब गवर्नमेंट के पास जाएगा और अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ही वो वहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। और ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि विदेशी कंपनियां डायरेक्ट इन्वेस्ट कर लेती हैं और बाद में केवल आरबीआई को इंटीमेट कर देती है। ये तो ऑटोमेटिक रूट हो गया। तो उसी से रिलेटेड है कि भाई ऐसे जो नोटिफिकेशन में था कि इंडिया ने अपने जो लगते हुए देशों के साथ जो है उनसे जो इन्वेस्टमेंट होगा तो उसके लिए ये रूट अप्रूवल रूट को अपनाया है। तो कितने देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो 7 देशों के साथ। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं आज कि गहलोत सरकार ने जो राजस्थान की गहलोत सरकार है वहाँ दोबारा से राज्यपाल को नोटिस भेजा है कि जो हाउस का सेशन बुलाया जाए और उनको मेजोरिटी प्रूव करने के लिए मौका दिया जाए। उन्होंने बोला है कि 6 विधेयक लंबित हैं और कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सेशन को बुलाया जाए। तो इसी से संबंधित है राज्यपाल की जो शक्तियां हैं कि राज्यपाल की कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं है। कार्यकारी, विधायी और विवेकाधीन और आपातकालीन शक्ति। तो इसमें आपातकालीन शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। आपातकालीन शक्ति प्रेसिडेंट को प्राप्त है। कार्यकारी शक्ति में होता है राज्यपाल का कि जो जो भी जितने भी जैसे चीफ मिनिस्टर की जो नियुक्ति है और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति है, सब राज्यपाल करते हैं, उसके कार्यकारी शक्ति में आता है। विधायी शक्ति में है कि जितने भी राज्य विधानसभा में जो विधेयक पारित होंगे उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। विवेकाधीन शक्ति में जो ये है कि राज्यपाल अपने विवेक से कुछ फैसला दे सकते हैं। जैसे राज्य में कुछ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है तो सेंटर को रिपोर्ट भेज सकते हैं और वहाँ 356 के तहत इमरजेंसी लगा सकते हैं। लेकिन आपातकालीन शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में है। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि हर साल कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। एवरी ईयर 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है, इसलिए कि 1999 में 26 जुलाई के दिन ही इंडिया पाकिस्तान पे विजय प्राप्त किया था कारगिल वार में। अब इसी से रिलेटेड और रिलेवेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत और पाकिस्तान में आज़ादी के बाद कितने बार युद्ध हुए हैं? तो भारत और पाकिस्तान में आज़ादी के बाद 4 युद्ध लड़े गए हैं, 1947 में, 65 में, 71 में और 1999 में। और ये जो 16 दिसंबर मैंने लिखा है
ये विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इंडिया में, विजय दिवस 16 दिसंबर। क्यों? क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सरेंडर किया था और इंडिया का विजय हुआ था 1971 के बारे में 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी आप इस पिक्चर में देख लो कि ये जो पिक्चर है बहुत ही फेमस पिक्चर है। जब भी पाकिस्तान के जनरल नियाजी, ये पाकिस्तान के जनरल नियाजी हैं और इंडिया के जनरल हैं, तो ये पाकिस्तान के जनरल सरेंडर करता हुआ है, साइन करता हुआ दिख रहे हैं। तो ये 16 दिसंबर 1971 को साइनिंग हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है एवरी ईयर। अगला सवाल है आज का, इसी से जुड़ा हुआ भारत पाकिस्तान से, कि भारत पाकिस्तान के बीच के जो लाइन है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो यह है रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच के जो लाइन है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। और इंडिया एंड पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वो टोटल 3323 किलोमीटर्स हैं, 3323 किलोमीटर्स। इसे वेरी इंपॉर्टेंट, रेड क्लिफ लाइन। अब मैकमोहन लाइन है, इसमें सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हो, वो कल मैंने बताया था, इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। और डूरन लाइन है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन को डूरन लाइन बोलते हैं। तो रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना, और डूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। आज के 5वां सवाल है कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को संविधान के आर्टिकल 32 और 226, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के तहत रीट पिटीशन निकालने का अधिकार प्राप्त है, रीट पिटीशन इशू करने का अधिकार प्राप्त है। उन रीट पिटीशन में से टोटल 5 रीट पिटीशन होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को 32 संविधान के आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को संविधान के आर्टिकल 226 के तहत ये प्राप्त है 5 तरह के रीट इशू करने का। तो 5 तरह के रीट में से एक हैवियस कॉर्पस भी होता है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि हैवियस कॉर्पस क्या है। तो हैवियस कॉर्पस होता है कि जब किसी भी कैदी को, जो पुलिस कैद करती है, तो उसको शारीरिक रूप से कोर्ट में ले जाके जज के सामने जो पेश करना होता है उसी को हम लोग हैवियस कॉर्पस बोलते हैं। हैवियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है, हैवियस मीन्स होता है बॉडी, लैटिन शब्द है। तो हैवियस कॉर्पस की मतलब यह है कि आपको बंदी को शारीरिक रूप से कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाए। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करती है 5 तरह का रीट इशू करने का, और उसी तरह से आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को एम्पावर करती है रीट पिटीशन इशू करने का। आज के 6वां सवाल है, 6 क्वेश्चंस। भारत के संविधान में कितने रीट उपलब्ध है? जो मैंने आपको बताया, भारत के संविधान में 5 तरह के रीट उपलब्ध हैं। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को रीट जाहिर करने का अधिकार प्राप्त है। अब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप जान लो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र हुआ है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को रेटिफाइड हुआ था, पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ। और संविधान में अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो पहला अमेंडमेंट है संविधान संशोधन 1950 में हुआ था, अभी तक 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। और स्टार्ट में संविधान में 8 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल थे। तो ये अनुच्छेद 8 अनुच्छेद था, आरंभ में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स। और अभी के सिचुएशन देखा जाए तो अभी टोटल 12 अनुच्छेद हैं, 25 पार्ट हैं संविधान के, और 448 अनुच्छेद हैं, 448 आर्टिकल। ये इसमें से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आएंगे। अगला सवाल है कि ये जो न्यूज़ बना है कि माइस्ट ने एक किल्ड किए गए हैं इनकाउंटर में पुलिस के द्वारा अन्नावरम जगह पे मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। तो ये आए दिन काफ़ी न्यूज़ में आप देखते हो कि माओवादी कई बार मुठभेड़ में मारे जाते हैं, कई बार माओवादी पुलिस को मार देते हैं। तो एक्चुअली इसके जड़ में क्वेश्चन बनता है कि ये नक्सलवाड़ी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है।
तो नक्सलवाड़ी नामक गांव में 1967 में नक्सल आंदोलन की शुरुआत हुई। यह गांव कहाँ स्थित है? नक्सलवाड़ी आंदोलन 1967 में शुरुआत हुआ था, तो यह गांव कहाँ स्थित है? एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो यह है पश्चिम बंगाल में। आज का दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो न्यूज ये है कि कोविड-19 की जो टास्क फोर्स है उसने एक सोरियासिस नामक डिजीज होता है, सोरियासिस नामक डिजीज में एक जो मेडिसिन यूज होता है, तो उसको ये कई बार डॉक्टर कई लोगों ने बोल चुके हैं कि इसको कोविड जो कोरोना बीमारी है उसमें भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि यह इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग है। जो सोरियासिस रोग है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर एक दवा दी जाती है, तो उसी का यूज एक कोविड पेशेंट में करने की बात की जा रही है। लेकिन टास्क फोर्स ने इसको मना किया है कि नहीं, इस दवा को हम कोविड पेशेंट में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसी से सवाल है कि सोरियासिस रोग किस चीज़ का बीमारी है, शरीर के किस पार्ट का बीमारी है? सोरियासिस रोग शरीर के किस पार्ट का बीमारी है? तो ये है त्वचा, स्किन की डिजीज है। ये ऐसा होता है, स्किन में इस तरह से रैसेस हो जाते हैं, इसी को हम लोग सोरियासिस बोलते हैं। तो सोरियासिस इज स्किन डिजीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि एमपी के शिवराज चौहान जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भोपाल जो गैस सर्वाइवर्स हैं, भोपाल गैस सर्वाइवर्स, तो उनको कोरोना से के बचाव के लिए इनके जो संगठन है उनको बोला है कि इनको कोरोना से सुरक्षा प्रदान की जाए। तभी भोपाल गैस ट्रेजेडी कई बार न्यूज में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट था, तो इस बार एग्जाम में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस साल में हुआ था, जिसमें यूनियन कार्बाइड लिमिटेड के जो प्लांट थे उससे गैस रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो ये त्रासदी कब हुआ था और उसका केस अभी तक चल रहा है? तो ये केस 1984 का है। 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट में गैस रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे 1984 में। अगला क्वेश्चन है आज का कि NIRF जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, ये गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में चालू किया है कि जितने भी इंडियन के जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, उसको रैंकिंग प्रदान किया जाता है एवरी ईयर। तो NRIF 2020 का रिपोर्ट है, तो उसके हिसाब से किस संस्थान को टॉप पोजीशन दिया गया है? NIRF रिपोर्ट 2020 में किस संस्थान को टॉप पोजीशन दिया गया? तो है IIT मद्रास। IIT मद्रास को ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 सॉरी। ये आंसर है आपके। और नाउ दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द डे। तो जैसे पिछले बार मैंने आपको बताया था अर्थ के कुछ पार्ट्स जो इंटरनल डिवीजन है उसके बारे में बताया था, और उसी से रिलेटेड है इंटरनल जो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि ये स्ट्रक्चर किन किन मेटल्स या इसमें कंपोजिशन क्या है। तो सबसे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका कंपोजिशन है नीफे, उसको नीफे बोलते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना। नीफे, नी फॉर निकल, Fe फॉर फेरस, मतलब निकल और फेरस, मतलब निकल और लोहा से बना हुआ है इंटरनल कोर। और उसके जो मिडिल कोर है वो सीमा से बना हुआ, C फॉर सिलिकन, Ma फॉर मैग्नीशियम, मतलब सिलिकन और मैग्नीशियम तत्वों से जो मिडिल पार्ट बना हुआ है। और सबसे जो ऊपरी परत है सियाल से बना हुआ, सिलिकन एंड एल्युमिनियम। तो ये तीन आप याद रखो, सियाल, सीमा एंड नीफे। एग्जाम में ऐसे पूछ दिया गया इंटरनल कोर किस चीज से बना हुआ है, तो निकल एंड फेरस। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा है किन तत्वों से मिलकर बना है, तो सिलिकन और एल्युमिनियम, ऊपरी तत्व सिलिकन और एल्युमिनियम से। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। तो इसी तरह से मैं करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस और करंट अफेयर दोनों को कंसेप्चुअली डिस्कस करता हूँ। तो ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब, और दूसरे को भी पास ऑन करें सो दैट उनको भी फायदा मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।